सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। हालांकि स्वागत योग्य कुछ भी नहीं है। दुनिया जिस प्रकार की तबाही के दौर से गुजर रही है, उसके बाद स्वागत करने के संदर्भ में शब्द भी कमजोर पड़ता हुआ महसूस होता है। संदर्भ बहुत स्पष्ट है हमारे आज के विषय का, यूक्रेन रूस, बर्बादी की जंग, सुलह की दरकार। इस विषय पर हम बात करेंगे। तमाम राजनीतिक प्रेक्षकों के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषकों के अनुमान धरे के धरे रह गए। तमाम लोग ये मान रहे थे कि रूस जो कुछ भी कर रहा है उसका अंत सीधे युद्ध के तौर पर तो नहीं होगा, पर पिछले 5 दिन से दुनिया देख रही है कि सीधे तौर पर एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला हुआ है और दुनिया के तमाम देश जो यूक्रेन के साथ होने का दावा कर रहे थे, वो कुल मिलाकर शाब्दिक बाजीगरी से अतिरिक्त कुछ कर दिखाने के लिए तत्पर नहीं हुए। जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इस पूरी लड़ाई के दौरान कुल मिलाकर अपने देश को बचा पाने पे तो नाकाम है, लेकिन ये जताने में कामयाब रह रहे हैं कि वह किस प्रामाणिकता के साथ, किस कमिटमेंट के साथ, किस समर्पण के साथ अपने देश को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। व्लादिमीर पुतिन लगातार ये बताने की चेष्टा में हैं कि यह हमला रूस के अस्तित्व के लिए कितना ज्यादा जायज है। इन सबके बीच में लोग इस आकलन में भी लगे हैं कि रूस क्या वैसी सफलता हासिल कर पा रहा है जो उसके सैनिक सामर्थ्य को आंकते हुए मिल जानी चाहिए थी। तीसरा विषय इस संदर्भ में यह भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम प्रतिबंध रूस के संदर्भ में लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई उससे रूस काबू में आ सकेगा। और इन सब के साथ में हिंदुस्तान के संदर्भ में जो संकट पैदा हुआ है, वो उन 20,000 छात्रों के संदर्भ में है जो समय पर यूक्रेन की विषमता का या मामले की भयावहता का आकलन करने से हम चूक गए और उन जिंदगियों को अधर में डाल बैठे। अब युद्ध क्षेत्र से उन बच्चों को देश वापस लाने के संदर्भ में एक जंग हिंदुस्तान भी लड़ रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विषय पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस नाजुक विषय के विभिन्न पहलुओं पर विमर्श करेंगे। उनसे आपका परिचय कराएं और दुनिया के सम्मुख कोरोना के बाद एक और चुनौती जो सम्मुख आन खड़ी हुई है कि ये युद्ध 2 देशों के बीच से निकलकर कहीं बहुदेशीय ना हो जाए, इस पर बात करेंगे। पर यह सिलसिला शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि अपमानत्तु संभूतम मानेन प्रश्वम नयेत साम पूर्व उपाय वा प्रणामो वाभिमानजे, अर्थात अपमान से उत्पन्न युद्ध को मान से शांत कर दे। अपमान से उद्भूत युद्ध के लिए साम नीति अथवा प्रणाम उपाय है। कामंद की नीति के अंतर्गत यह बात कही गई। आशय ये कि अगर किसी व्यक्ति के अहंकार से या किसी का अनजाने हुए अपमान के कारण युद्ध के हालात बन गए हैं, तो बेहतर है कि उसको सम्मान देकर समाधान की कोशिश कर ली जाए। क्या रूस के संदर्भ में वह कोशिश यूक्रेन के द्वारा की जा रही है, या यूक्रेन तमाम पश्चिमी देशों का एक औजार बनकर रूस के सामने आकर अपने आप को नष्ट करा देने के लिए तत्पर है। इसी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए विश्व राजनीति के जानकार, भारत के पूर्व राजदूत रहे मंजी पुरी साहब एक बार फिर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद है। निशांत वर्मा जी स्वतंत्र विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। वो चर्चा की शुरुआत राज कादियान साहब से करना चाहता हूं, क्योंकि रूस की इस 5 दिन की उपलब्धि को लेकर सवाल है। तमाम पश्चिमी देशों से जुड़ा हुआ मीडिया यह बताने की कोशिश में है कि यूक्रेन कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। दूसरा, यह बताने की कोशिश में है कि रूस को कोई सफलता नहीं मिल रही है। तीसरी तरफ बढ़ चढ़कर दावे इस संदर्भ में आ रहे हैं कि रूस को कितना बड़ा नुकसान इस युद्ध के चलते हो रहा है। मैं राज कादियान साहब से समझना चाहता हूं कि वाकई रूस इतना कमजोर साबित हो रहा है लड़ाई में, रूस के हिस्से में जो कुछ आ रहा है वो पर्याप्त नहीं है, और वाकई व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के संदर्भ में और युद्ध के संदर्भ में आकलन करने में चूक गए हैं, या आप इससे इतर कुछ और देख पा रहे हैं जो सामान्य दृष्टि से लोग नहीं देख रहे। हिमांशु जी, रूस को रेजिस्टेंस काफी मजबूत मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि युद्ध की प्रोग्रेस शायद नहीं ठीक है, हम पहले एज्यूम करते हैं कि वो 4 दिन में युद्ध खत्म करना चाहते थे। रशिया ने कभी ऐसा नहीं कहा है, ये तो हमारे आंकड़ों की बात है। एक इतना बड़ा देश जो 6 लाख से ज्यादा किलोमीटर स्क्वायर का जिसका एरिया है, जिसकी 44 मिलियन आबादी है, उसको 4 दिन में तो कोई कैप्चर नहीं कर सकता।
जी लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस अगर मजबूत है, इसके 2-3 कारण हैं। जी पहला, उनको हथियारों की कमी नहीं है। अभी भी पूरे पश्चिमी देशों से उनको हथियार और एम्यूनेशन और बाकी लड़ाई का सामान दिया जा रहा है। दूसरा कारण ये है कि ये फाइट शहरों की लड़ाई हो गई, और शहर में हमेशा डिफेंडर को एडवांटेज होता है। जी अटैकर खुले में होता है, डिफेंडर बिल्डिंग के अंदर होता है, तो वो कवर में होता है। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है राष्ट्रीयता का मादा। जी ये तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने खुद, जब उन्होंने अमेरिकन प्रस्ताव के हम आपको सेफ्टी से निकाल लेते हैं, उसको नकारा किया था और कहा था कि मैं लड़ाका हूं, मैं यहीं खड़ा होकर लड़ूंगा। और फिर उन्होंने खुद सेना के कमाल संभालिए, खूब सेना की वर्दी पहन के वो आगे जाते हैं, नजर भी आते हैं। जी तो ये 2-3 कारण है कि युद्ध की प्रोग्रेस शायद इतनी तेज नहीं है जितना हम समझते हैं कि होनी चाहिए थी। रशिया ने क्या समझा है? जी अगला आपने प्रश्न किया कि रशिया का क्या नुकसान है। जी रशिया को इकोनॉमिक नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं था। पुतिन जानते थे, ये तो बाइडेन कई दिन से कह रहे थे कि अगर रशिया ने कुछ किया तो उन पर ऐसी सैंक्शन लगाएंगे कि वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और वो लगाई भी है। लेकिन पुतिन ने इसको केटर किया हुआ है। कुछ तो उसके पास तो ये बैंक चैनल बंद है, माना जाता है कि उसके पास गोल्ड और कैश के इतने रिजर्व हैं कि 1 साल तक वो अपनी इकोनॉमी चला सकता है। दूसरा, 4 फरवरी को उसने चाइना के साथ एक गैस सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जी और ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जिसकी पेमेंट भी चाइना यूरो में करेगा। ये साइबेरियन जो पाइपलाइन थी उसके थ्रू किया जाएगा, तो उससे भी ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई है रशिया पर, थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जी लेकिन लड़ाई रशिया ने क्यों की है, उसका अपना कारण था। भारत ने भी जब पहले सिक्योरिटी काउंसिल में बयान दिया था, उसने कहा था कि हम हर कंट्री की सॉवरेनिटी बनी रहनी चाहिए, वो भी बात की, और हर देश की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, वो भी बात की। लेकिन जब वोटिंग हुई तो उन्होंने दूसरा पोर्ट, शायद अमेरिका की तरफ से कोई संकेत आया, उसको नहीं कहा, सिर्फ सॉवरेनिटी के बारे में कहा। और कहा वो तो दोनों बार कहा था कि वायलेंस कम होनी चाहिए और डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करें, उसको छोड़ देना ही बड़े खेद की बात थी। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने वहां कहा था। जी तो लड़ाई अभी चल रही है, आज बातचीत हो रही दोनों के बीच, सारी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे माहौल में पहली बातचीत से कामयाबी मिलेगी। पर काजी साहब, मैं थोड़ा और विस्तार से सैन्य पहलू को समझना चाहता हूं। रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर आक्रमण कर रहा है। इसे युद्ध नीति के अनुसार आप कैसा मानते हैं? क्या आप नहीं मानते हैं कि यूक्रेन को पूरी तरह अपंग बनाने की कोशिश में रूस है? तमाम पश्चिमी देश हथियार उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, पर जिस तरीके से हमला यूक्रेन के ऊपर सब तरफ से रूस ने कर दिया है, क्या ये हथियारों का रूस के होते हुए यूक्रेन तक पहुंचना संभव है? दूसरा पहलू आपसे ये जानने में। और तीसरा, क्या आपको अभी तक युद्ध के तरीके में ऐसा लगा है कि रूस ने ये युद्ध यूक्रेन के लोगों के खिलाफ किया है या यूक्रेन की वर्तमान सरकार के खिलाफ किया है? 3 पहलुओं में आपका नजरिया। यूक्रेन पर कब्जा करना तो एक जरिया है जी। यूक्रेन का इरादा है अपने और नेटो के बीच में कुशन लगाना। जी अभी तक वो क्वेश्चन था, हालांकि बहुत सारे देश 1991 जब सोवियत यूनियन टूटा था उसके बाद नेटो में आ गए, अंडरस्टैंडिंग के बावजूद। अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि नेटो जर्मनी के पूर्व में नहीं जाएगा, लेकिन पिछले 30 साल में लगातार नेटो पूर्व की तरफ खिसकता आ रहा है। लेकिन यूक्रेन एक ऐसा देश है जो मॉस्को की दहलीज है, जो रशिया की दहलीज है। अगर वहां भी नेटो के हथियार आ गए तो फिर रशिया को सिक्योरिटी का बड़ा खतरा है। ये हर देश को होता है। अमेरिका को भी क्यूबा में हुआ था, हालांकि वो लैंड बॉर्डर नहीं है क्यूबा उनके साथ, 90 माइल्स दूर हैं, लेकिन वो रशिया का, अमेरिका का एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। यूक्रेन रशिया का। तो रशिया ने यही कहा था बार बार पुतिन ने कि मुझे एक गारंटी दी जाए, एक लीगल गारंटी हो कि आप यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाएंगे। ना वो जेलेंस्की ने गारंटी दी, जेलेंस्की तो वैसे भी रशिया के खिलाफ है, बोलता भी रहता है। ना वो अमेरिका ने या नेटो के जो मेंबरशिप है 30 लोगों के संगठन है, उन्होंने कोई ऐसी गारंटी दी।
तो कुछ हद तक जो पुतिन ने किया है उसको समझा जा सकता है कि ये हर देश यही करता है। उसने कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में बोला भी है कि अगर मैं अपने मिसाइल कनाडा में जाके लगाऊं या मैक्सिको में लगाऊं तो यूएस क्या करेगा, वो भी रिएक्ट करेगा। तो ये उसका रिएक्शन है। बाइडेन का ये कहना, उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा है कि पुतिन दोबारा सोवियत यूनियन बनाना चाहता है, उसका अभी कोई संकेत नहीं है। ये तो सबसे उनकी एप्रीहेंशन है। लेकिन कल पुतिन ने अपने जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज, उनको अलर्ट पर डाला है। अलर्ट पर डालना अपने आप में इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेस्ट ने रिएक्ट किया है। वो कहते हैं ये एस्केलेट कर रहा है और हमने कोई उसको ऐसा कारण नहीं दिया कि न्यूक्लियर फोर्सेज को अलर्ट पर डाला जाए। पुतिन का कहना है कि वो बार बार हमारे खिलाफ बयान देते रहते हैं, तो मुझे डर है। तो ये तो कुछ पावर प्ले है, कुछ साइकोलॉजिकल वारफेयर, जो लड़ाई का हमेशा हिस्सा होता है। लड़ाइयां अभी चल रही हैं। मैं समझता हूँ जिस दिन कीव पर कब्जा हो जाएगा तो ऑफिशियली वार खत्म हो जाएगी, लेकिन वारफेयर चलता रहेगा। लड़ाई उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन रूस कीव पर कब्जा कर लेगा, ये कहना है काजल साहब का। लेकिन मैं मंजीपुरी साहब के पास में कुछ इस मसले के दूसरे पहलुओं पर बात करना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं पुरी साहब, आप तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े जानकार हैं, कि आप नहीं मानते हैं कि यूक्रेन को मरवा दिया नाटो ने, यूक्रेन को मरवा दिया जो बाइडेन ने, यूक्रेन को मरवा दिया पश्चिमी देशों ने। इन्होंने कभी कहा नहीं कि नाटो में हम शामिल करेंगे नहीं, और जेलेंस्की दुहाई देते देते रह गए हैं। 2 देश रातों रात पुतिन ने चाहे खड़े कर दिए, यूक्रेन के 2 टुकड़े करके, और आज 5 दिन से यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। सब अपने स्तर पर सहानुभूति जता रहे हैं, पर मूल मुद्दा था नाटो की मेंबरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर फैसला नहीं लिया। आज तक ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम ने नाटो में ले लिया, ना ये कहने के लिए तैयार है हम नाटो में नहीं लेंगे। क्या आप नहीं मानते हैं कि रशिया को थकाने के लिए यूक्रेन बलि का बकरा बना दिया गया नाटो के द्वारा, या कुछ और नजरिए से देखते हैं पुरी साहब आप? हिमांशु, मैं बिल्कुल आप ही की नजरिए से देखता हूँ और मैं मानता हूँ, बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि बड़ी ताकतों और शक्तियों के बीच में आपको बहुत केयरफुली गेम खेलनी चाहिए। चाहे यूक्रेन इतना छोटा कंट्री नहीं है, 46 मिलियन पीपल, यूरोप में हो तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बने, बहुत इकोनॉमिक दम भी है। लेकिन ये गेम, और ये यूक्रेन की पिछले 10 साल से 15 साल से यही गेम चलती है। देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि यूक्रेन 91 के बाद असफल रहा एक फंक्शनल कंट्री बनने के लिए। कोई वहां पर हमेशा पेचीदा दाम लगता रहा, कभी रशियन के भारी एक प्रेसिडेंट आ जाता था, कभी यूरोपियंस ने दम लगाया, फिर अमेरिकन बहुत पैसा वैसा लगाते थे, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा देश था जिससे आप रशिया को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, नीडल कर सकते। तो ये तो बिल्कुल शक की बात है। तो आप जो कह रहे हैं इसमें 2 राय तो हो ही नहीं सकती। सिद्धांत आपके, बलि का बकरा तो वो बन रहा। अब इसमें क्या मैं कह सकता हूँ, ये तो सच बात। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपनी व्यक्तिगत तौर से और यूक्रेन की पॉपुलेशन ने अपने व्यक्तिगत तौर से करेज इतनी जबरदस्त तौर से दिखाया है कि हम सबको कम से कम अपनी आंखें तो वहां झुकाने की जरूरत है। वेस्ट झुकाए ना झुकाए, वो तो वही कर रहे हैं जो आपने शुरू में कहा कि किसी का अपमान उसको मान कर सकते हैं। नहीं, वो दूसरी तरफ से तो इंजेक्शन कोई और ही दे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम आपको वेपन्स भेज रहे हैं। आप सिंपल सी बात करिए, अगर आप एंटी टैंक या कोई बड़े बड़े वेपन किसी को लास्ट मिनट ले आए तो वो यूज कर सकता है। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि ये चीज कोई बात भी है। लेकिन ये तो इन द सेंस प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा है, लेकिन यूक्रेनियन खड़े हुए, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं अपनी तरफ से, व्यक्तिगत तरफ से मैं ये कहूंगा कि ये टॉक्स वगैरह मुश्किल, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी अब अपनी एक छवि बना ली है, उनके लोगों ने भी एक किस्म की छवि बना ली है। पुतिन भी बहुत मुश्किलों के किस्म के उनके ऊपर सवाल करेंगे। सिर्फ ये नेटो मेंबरशिप, न्यूट्रलिटी नहीं होगी, और बहुत चीजें होंगी। ये भी हो सकता है ज़ेलेंस्की आप छोड़ दें, वो शायद उसको भी मान जाए, लेकिन लोग और बाकी लोग इससे मानेंगे पता नहीं। तो मामला बहुत पेचीदा हो गया है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है। हमको ये तो मानना ही पड़ेगा कि यूक्रेन और यूक्रेन निवासियों के लिए हम लोग सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं कि वेरी सैड। लेकिन उनकी अपनी इसमें कोई ना कोई
थोड़ी बहुत गलतियां या वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल थे, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन इस समय है उनके साथ सिंपैथी वगैरह जाती। एक जो आपने कही कि जेलेंस्की की छवि जो बन के आ रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि जेलेंस्की की जो छवि बन रही है वो पश्चिमी मीडिया की उपज है? रूस के संदर्भ में सूचनाएं तो आ नहीं रही हैं। ब्रिटेन और अमेरिका, इन दो देश का मीडिया अपने तरीकों से यूक्रेन की परिस्थितियों को व्यक्त कर रहा है। जेलेंस्की एक फिल्म स्टार की तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को लगातार। क्या आप नहीं देख रहे कि एक इरादतन छवि निर्माण का काम चल रहा है जिसकी वास्तविकता कहीं और है? शहर के शहर बर्बाद हो रहे हैं। पलायन के संदर्भ में हम भीड़ सीमाओं पर देख रहे हैं। प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कि आप देश छोड़कर जा नहीं सकते। अगर यूक्रेनियन इतने देश के प्रति समर्पित है तो ये प्रतिबंध की घोषणा क्यों करनी पड़ रही है? जो ये 4 हथियारों के साथ में मॉडल के फोटो आ गए, उसका मतलब पूरा देश नहीं होता है। टैंकों के फोटो दिखाए जा रहे हैं कि एक टैंक है और रौंदा जा रहा है। जनरल साहब शायद इत्तेफाक रखेंगे, एक टैंक किसी शहर में दाखिल नहीं होता है। अगर होता है तो एक पूरी आर्टिलरी होती है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक मीडिया के माध्यम से वातावरण बनाने की कोशिश है पुतिन और रूस के खिलाफ? देखिए हिमांशु, इसमें कोई शक की बात जी, लेकिन जेलेंस्की जो है वो तो क्रीचर है वेस्ट के, जी, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। जी, ठीक है, और वहीं से उनको सबसे ज्यादा एम्यूनिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और वो ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो थोड़ा बहुत क्या काफी हद तक उसको चला रहे हैं, उसको जिसको कहते हैं आगे पीछे इंजेक्शन दे रहे हैं, उसको आगे चला। जी, लेकिन दुनिया की छवि तो वेस्टर्न मीडिया में बनाते हैं, वहीं से तो सारी छवियां बनती है। हम लोग सारे भी तो चाहते हैं कि वो लोग हमको एक्सेप्ट करें और कहें कि हम बहुत अच्छे हैं। जी। तो रूस में क्या छवि बन रही है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन रूस के निवासी तो जरूर वहीं से वेस्टर्न मीडिया को ही देखते हो। लेकिन आपने जो बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं जेलेंस्की को चढ़ा के और यूक्रेनियंस को चढ़ा के उन्हीं का बेचारों का बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा। मुझे तो इस बात को लगता है कि ये शायद ना हो जाए, क्योंकि रूस जो है अगर बहुत ज्यादा गुस्से में, जिसको कहे अगर डिफीट वगैरह हो, बहुत ज्यादा गुस्से से ज्यादा फायर पावर वगैरह यूज कर ले तो उससे नुकसान किसको होगा? तो यूक्रेनियंस को होगा, यूक्रेन की आबादी को होगा, लोगों को होगा। आप सही कह रहे हैं कि प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा तो उनको भी करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत सारे लोग, क्योंकि ये याद करिएगा लैंड बॉर्डर्स काफी पास में, दूर नहीं है, और रोड यातायात वगैरह काफी आसान है, बहुत सारे लोग जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें करनी पड़ती है थोड़ा सा मनोबल भी रखने के लिए। और अभी तो सारा वेस्टर्न वर्ल्ड यही कह रहा है कि आप ग्रेट है, आपका मनोबल जबरदस्त है, अगर सैक्रिफाइस होंगे, जैसे मैंने कहा सिद्धार्थ मेरे बलिदान तो आपका। थैंक यू। जैसे मोहल्ले में लड़ाई होती है तो उसमें लोग उकसा देते हैं व्यक्ति को। व्यक्ति पिट रहा होता है तो उसके हाथ में डंडा थमा देते हैं, खुद उसके बचाव में नहीं आते हैं, इंतजाम कर देते हैं कि वो साबुत ना बच पाए। ऐसा लगता है कि यूक्रेन की हालत वैसे ही कर दी जा रही है। जेलेंस्की कमाल कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं जनरल साहब, फिर निशांत वर्मा जी के पास जाऊंगा। ऐसी खबर 2 दिन पहले आई कि अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि जेलेंस्की हम आपको सुरक्षित निकाल लेते हैं। क्या ऐसे युद्ध के हालात में अमेरिका का सामर्थ्य, जनरल साहब, राजन साहब, ऐसा है जिसमें वो चाहे और रशिया के आक्रमण के बीच में वो सकुशल निकाल लेगा? या ये भी जेलेंस्की की एक छवि बनाने के लिए कि देखो क्या साहसिक राष्ट्रपति है, हमने तो कहा था निकाल देते हैं, उसने मना कर दिया? थोड़ा आप इसके संदर्भ में टिप्पणी करना चाहेंगे? एक सैनिक उतारने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन के बचाव के लिए, और जेलेंस्की के संदर्भ में जब मिसाइलें गिर रही हैं, अमेरिका कह रहा है हमारे सीआईए के एजेंट आपको निकाल ले जाएंगे। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, सब कुछ मुमकिन है जी। जब उन्होंने कहा था, ये बयान दिया था, शायद एयर स्पेस बंद नहीं थी, मुझे नहीं पता किस समय पर ये दिया था, लेकिन लड़ाई के दौरान भी उनको निकाला जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत बड़ा देश है, रोड ट्रांसपोर्ट अभी भी चल रहा है, ट्रेन अभी भी चल रही है, तो मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मना किया है, हो सकता है ये भी साइकोलॉजिकल वारफेयर। आज अगर सारे यूक्रेनियन जो राष्ट्रीय वादे के साथ लड़ रहे हैं, उसमें एक ये भी शामिल है कि जब उनके प्रेसिडेंट खुद अपनी जान की परवाह नहीं करते, वॉरियर की तरह लड़ रहे हैं, तो वो भी लड़े। लेकिन निकाला जा सकता था, वो तो वार में हमेशा होता है। और ये बड़े लेवल पर अगर रशिया को पता भी लग जाए, रशिया की दुश्मनी पर्सनल नहीं है उनसे, उनको तो यूक्रेन पर कब्जा करना है। अगर अमेरिकन को साहब आप कह रहे हैं कि रशिया
कि दुश्मनी पर्सनल नहीं है, पर जेलेंस्की बयान क्या दे रहे हैं? जेलेंस्की बयान दे रहे हैं कि रूस मेरी हत्या कराना चाहता है, पुतिन सबसे पहले मुझे मारना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे मेरे परिवार को मारना चाहते हैं। आज भी जेलेंस्की ने बयान दिया है 400 भाड़े के सैनिक कीव में घूम रहे हैं मुझे मारने के लिए। निशांत वर्मा जी मेरे साथ में हैं। निशांत जी, आपसे जानना चाहता हूं, जेलेंस्की के इस बयान को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं, या वाकई एक अच्छे अभिनेता साबित हो पा रहे हैं जेलेंस्की विश्व राजनीति के मंच पर, जिसमें माहौल को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने साथ संवेदनाओं को जोड़ने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करने में सफल रह रहे हैं? हिमांशु जी, शुरुआत करूंगा ये कह के कि मरता क्या ना करता जी। एक्टर तो है ही, बहुत अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ दुरुस्त करना चाहूंगा। आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि क्या ये सब प्रोपेगेंडा है जो दुनिया में दिखाया जा रहा है, और जैसा मंजीत पुरी साहब और जनरल कादिर ने भी कहा कि अमेरिकन मीडिया को हम लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया ही इस तरीके की छवि बनाने की एक चेष्टा में। पहली चीज तो जनरल कादिर साहब आपने एक बात कही कि मैं उसको अपनी तरह से दुरुस्त कर दूं। फैक्ट चेक ये है कि जेलेंस्की की जो तस्वीर घूम रही है यूनिफॉर्म वाली, वो 2021 की है, जब वो डॉनबास रीजन के पहले अपने कंटोनमेंट में गए थे, और अब ये घुमाई जा रही है कि वो शायद इस समय यूनिफॉर्म पहन के देश बचाने निकले, जो कि सरासर झूठ है। दूसरी एक तस्वीर घूम रही है जिसमें वो सेफ्टी गियर पहने हैं, ना कि यूनिफॉर्म, और उसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा यूनिफॉर्म पहन करके जाके लड़ रहे हैं। हमारे देश में भी होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं कैंट वगैरह एरिया में कंटोनमेंट से, तो यूनिफॉर्म पहनते, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो चीन या पाकिस्तान से लड़ने पहुंचते। ये अपने साथियों के और फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बस उतनी ही फोटो। पहली। दूसरी बात, ये एक प्रोपेगेंडा जो हिमांशु जी समझने की आवश्यकता है। 1940 के दशक में हिटलर के एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होते थे नाजी सरकार में, उनका नाम था जोसेफ गोबल्स। उन्होंने राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म के नाम पे दो बातें की। एक, जरूरत से ज्यादा प्रचार करो ताकि देश के या अन्य लोगों को ऐसा प्रतीत हो, महसूस हो, आभास हो कि बहुत बड़ा देश के प्रति काम हो रहा है। और दूसरा, उसमें झूठ इतना घोलो कि चीनी भी फीकी पड़ जाए, झूठ पे झूठ बोलते जाओ और ऐसा प्रतीत हो कि जाने पर यही अंत है। तो इस समय जैसा कि मैंने सुना भी दोनों पैनलिस्ट को, और मेरा अपना मानना भी है, मेरा मानना ये है कि अमेरिका, नाटो के जो देश है, वो यूक्रेन की उस सरकार को, जो कि रूस विरोधी है, जैसे जेलेंस्की और उनकी सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कौन रहा है, जो मैंने पहले लाइन कही, मरता क्या ना करता, वो एक्चुअली यूक्रेन के लोगों की बात आ गई है। हम लोग देख रहे हैं कि 20,000 भारतीय फंस गए हैं, उसमें से करीब 7,000 निकाल के लाए। हमारा फोकस सिर्फ इतना है, लेकिन लाखों लाखों जो यूक्रेन के निवासी हैं, उनके संबंध में हम चर्चा तक नहीं कर रहे। हम मतलब आप और मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमको एक जेलेंस्की नाम का पपेट मिल गया है, जो अमेरिकी पपेट है या नाटो का पपेट है, कि किसी भी हालात में बस रूस के सामने आपको कुछ दिखाना है इस तरीके का कि अमेरिका में और नाटो कंट्रीज के अंदर ऐसा प्रतीत हो कि बस अब तो लड़ाई की आवश्यकता है। हिमांशु जी, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हम सब ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चीन और रूस साथ आ चुके हैं। जनवरी के महीने का उनका एग्रीमेंट बिल्कुल क्लियर है। जैसा कि जनरल साहब ने कहा, बिल्कुल सही है कि जो उनकी गैस का जो बिक्री का है वो चीन ले रहा है, पेमेंट की कोई तकलीफ नहीं है। एक वर्ष तक रूस अपनी इकोनॉमी बड़े आराम से चला सकता है। लेकिन यहाँ पे ये चर्चा करना जरूरी है हिमांशु जी कि क्या ये हकीकत में जंग है। हम रूस की जिस पावर को जानते हैं, जो सुपर पावर है अपने आप में मिलिट्री का एक तरीके से, क्या हकीकत में यूक्रेन पे उसने हमला किया है या सिर्फ कान पकड़ के जैसे बच्चे का उमेठा जाता है वैसा किया है? क्योंकि यदि उसने अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी होती, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पे उसकी है, तो इस समय यूक्रेन तो खत्म हो चुका होता। मेरे ख्याल से उनकी ये मंशा नहीं है। उनकी मंशा है नेटो को हड़काना कि तुम अपनी लिमिट में रहो, यूक्रेन की सरकार को बहला फुसला करके, बहका करके यूक्रेन को तकलीफ में मत डालो, और जो मध्य और पूर्वी यूरोप के अंदर नाटो फोर्सेस तैनात हैं उनको अब यहाँ से हटाओ, क्योंकि तुम्हारी बंदूकें रूस की तरफ है, जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं। कोल्ड वॉर खत्म हो गई, सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हो गया, अब तुम मेरी इस या हम लोगों की जमीन पे क्या कर रहे हैं? ये अमेरिका और रूस के बीच का एक विवाद है। यूक्रेन जो है वो पपेट बन गया। यूक्रेन जो
पपेट बन गया है, ये कहना है निशांत वर्मा जी का। और निशांत वर्मा जी का कहना है कि कुल मिला के कान जैसे उमेटा जाता है वैसा उमेट जा रहा है, पर यहाँ कान उमेटने की स्थिति नहीं आ रही। शहर के शहर बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं, लोग अनाथ हो रहे हैं। तो ऐसे दौर के संदर्भ में इसे केवल कान उमेटने तक सीमित नहीं माना जाता। लेकिन मेरे साथ में वेद प्रताप वैदिक जी हैं। वैदिक जी से समझना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि रूस अकेला पड़ गया है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, दुनिया के तमाम देश एक राय होकर रूस के खिलाफ हो रहे हैं। अमेरिका वापस अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। वैदिक जी, आप क्या आकलन कर रहे हैं? वाकई इस युद्ध के खिंचने से रूस खलनायक के तौर पर स्थापित हो रहा है? आप जो कह रहे हैं मेरी समझ उससे एकदम उल्टी है जी। रूस इस समय दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति बन रहा है जी। अमेरिका का ढोंग खत्म हो गया है, यूरोप की प्रतिष्ठा पेंदे में बैठ गई है। इन्होंने जेलेंस्की को पानी पे चढ़ाया और उसको मरवा दिया है। अब चीन और रूस मिलके पूरी दुनिया की राजनीति के सिरमौर हो गए। अमेरिका का स्तर इतना घट गया है जितना कि प्रथम महायुद्ध के समय था। द्वितीय महायुद्ध में अमेरिका जो ऊंचा उठा था पहली बार, उसको इतना बड़ा धक्का लगा है। क्यूबा 1962 में, फिर वियतनाम, फिर इराक, उन सारे और अफगानिस्तान, इन सारे धक्कों से बड़ा धक्का यूक्रेन ने अमेरिका की इज्जत को दिया है। और इस समय पुतिन दुनिया का बहुत ही दमदार ताकतवर नेता के तौर पर उभरा है। लेकिन मैं ऐसा कहकर जो पुतिन ने किया है उसको ठीक कह रहा हूँ ऐसा नहीं, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ये एक पड़ोसी राष्ट्र की संप्रभुता का हनन जरूर है, लेकिन जरा हम देखें कि यूक्रेन ने बरसों बरस यानी सैकड़ों बरस तक रूस का हिस्सा रहते हुए वहाँ की 30-40% जनता रूसी भाषी है, रूसी मूल की है। उसके बावजूद नाटो से जिस तरह के मैं कहूँ वेद कहूँ अवैध कहूँ संबंध बनाने की कोशिश की, उसने रूस को भड़काया। और उससे भी ज्यादा दोष अमेरिका और नाटो देशों का है, जिन्होंने जेलेंस्की को भड़का के उससे तरह तरह के बयान दिलवाए। और अब देखिए बेलारूस में बात करने के लिए जेलेंस्की तैयार हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि रूस क्या चाहता है? वो कोई यूक्रेन को अपना प्रांत नहीं बनाएगा। वो करेगा यह कि जेलेंस्की को हटा के, जैसे कि पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे, अपने एक चमचे को जरूर बिठाएगा वहाँ। और देखिए ये करना इसलिए जरूरी है कि कोई भी बड़ा राष्ट्र अपने पड़ोस में आग का कोई फव्वारा खोलना नहीं चाहता है, कोई आग का झरना चालू नहीं करना चाहता है। यूक्रेन नाटो की सदस्यता पाने के लोभ में अमेरिका का दलाल बनकर रूस को हानि पहुंचाना चाहता है। उसने जगह जगह संयुक्त राष्ट्र संघ में और बाहर भी भारत का कई बार विरोध किया है। कश्मीर के सवाल पे किया है, कई सवालों पे किया है। परमाणु बम का जब सवाल था तब भी भारत का विरोध किया है। ऐसे हालत में भारत की नीति मैं समझता हूँ तटस्थता की है, वो बहुत अच्छी है। भारत ने न रूस का समर्थन किया है न विरोध किया है। और चीन भी देखिए बहुत संभल के काम कर रहा है। इस सारी घटना से चीन भी एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। जो तो आर्थिक दृष्टि से वो सुपर पावर बन ही गया है, लेकिन इस समय बड़ा सोच समझ के चीन अपनी चाल चल रहा है। और भारत भी मैं समझता हूँ अच्छी नीति बनाया हुआ है, व्यवहारिक नीति बनाया हुआ है। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में होता था, नासिर और नक्रुमा के जमाने में होता था, वो नीति भारत को अपनानी चाहिए। गुट निरपेक्षता की नीति रखना चाहिए। भारत अभी भी आकुश में और वो जो चौटा बना है उसमें शामिल है, लेकिन ये कोई सैन्य गुट नहीं है और न ही वो कोई रूस के साथ कोई एक सैनिक गुट के अंदर कोई वार्सा पैक्ट टाइप किसी चीज में शामिल है। ऐसी स्थिति में भारत को गुट निरपेक्षता और बहुत ही उत्तम कोटि के श्रेष्ठतम मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहिए। मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए, ये वैदिक जी का कहना है। मेरे साथ में देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार श्रवण गर्ग जी भी जुड़ गए हैं। भारत के रुख के संदर्भ में टिप्पणी की वैदिक जी ने, और जब से भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में मतदान का बहिष्कार किया, मतदान में हिस्सा नहीं लिया, उसके बाद से यूक्रेन में रह रहे तमाम भारतीय छात्रों का कहना है कि वहां के लोगों का तौर तरीका बदल गया। द्वंद्व है, यूक्रेन के साथ रहें, रूस के साथ रहें या तटस्थ रहें।
कोई टिप्पणी करना चाहिए श्रवण जी आप भारत की स्थिति को लेकर? नहीं, मैं वैदिक जी को सुन रहा था, क्योंकि वैदिक जी का जो एटीट्यूड रहता है वो तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय वाला रहता है। तो व्लादिमीर पुतिन को पता नहीं है कि भारत में उनके कितने चाहने वाले पत्रकार हैं और राजनयिक हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह के तर्क वैदिक जी दे रहे हैं, और निशांत वर्मा जी को भी सुन रहा था, उनको तो पहले भी सुना है मैंने, पिछली बार भी वो थे। ये तमाम लोग तो कह रहे थे कि कोई हमला भी नहीं होने वाला है जी, और ये सब जबरदस्ती का हल्ला है जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो चल रहा है। वो उससे ज्यादा तो क्या कहा जा सकता है कि भारत को क्या करना चाहिए। एक डरा हुआ देश है भारत जी। भारत के साथ दिक्कत यह है कि वो उसके लिए रूस का पक्ष लेना जरूरी है, और वो अगर अमेरिका के साथ चला जाता है तो अभी केवल चीन उसका दुश्मन है भारत का, उसके बाद रूस भी हो जाएगा। अगला दबाव तो भारत पर यह पड़ने वाला है कि उसको क्वाड और आर्क से बाहर आना चाहिए, और उसका भी बहुत सारे लोग समर्थन कर देंगे। वैदिक जी तो बिल्कुल कर देंगे उसका समर्थन कि हमको क्या जरूरत है क्वाड में शामिल रहने की, ऑक्स में शामिल रहने की, हमको रूस से दोस्ती करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि रूस और चीन मिलकर दुनिया की महाशक्ति हैं। तो अब इसमें क्या कहना चाहिए जब आपके बच्चे फंसे हुए हों और आपके प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में सभाएं कर रहे हों और कहा जा रहा हो कि कुछ नहीं होने वाला है यूक्रेन में, और अब इतने सारे मंत्री वहां पहुंच गए हैं देश को यह बताने के लिए कि उनको देश की कितनी चिंता है। आपके पड़ोस में कोई कब्जा भी कर ले, हमको क्यों तकलीफ होना चाहिए अगर पाकिस्तान पर, बर्मा पर चीन का कब्जा हो जाता है तो हमको क्यों विरोध करना चाहिए? अगर चीन का पूरे हमारे आसपास के तमाम स्थानों पर कब्जा हो जाता है तो क्यों परेशान होना चाहिए? हमको पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में क्यों बात करना चाहिए? बर्मा के बारे में क्यों बात करना चाहिए? बांग्लादेश के बारे में क्यों बात करना चाहिए? अगर चीन और रूस को ही महाशक्ति बना हुआ हम देखना चाहते हैं, और यूक्रेन को लेकर हमारा दृष्टिकोण नजरिया यह है कि वो अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र का, नाटो के प्रभाव क्षेत्र का एक देश बनने वाला था, तो अगला हमला तो जॉर्जिया पर होना चाहिए। हंगरी पर हमला कर चुका है रूस, चेकोस्लोवाकिया पर हो चुका है, और ये जो हमला है यूक्रेन पर, इसका भारत में समर्थन चल रहा है। दुनिया में भर्त्सना हो रही है और हमारे भारत के राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञ और पत्रकार समर्थन कर रहे हैं। जेलेंस्की के साहस की बात नहीं कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं कि उसको हटाकर निश्चित ही पुतिन अपना एक कठपुतली राष्ट्राध्यक्ष वहां स्थापित करना ही चाहिए, करेगा। श्रवण जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। आपने काफी सारी बातें विस्तार से कही और वैदिक जी के संदर्भ को हवाले देते हुए कही। वैदिक जी इसमें हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, एक बार वैदिक जी की आपत्ति को भी सुन लेते हैं। जी वैदिक जी, आप कुछ असहमत है श्रवण जी के आकलन से? नहीं, मेरी आपत्ति बिल्कुल नहीं है। श्रवण जी जो कह रहे हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन हमारी विदेश नीति को ठीक से समझने की कोशिश हमको करना चाहिए जी। अपने राष्ट्र हितों की कुर्बानी करके हम किसी का भी समर्थन और विरोध करें जी। भारत सरकार न तो रूस का समर्थन कर रही है न विरोध कर रही है, यूक्रेन का न तो समर्थन कर रही है न विरोध कर रही है, वो तटस्थता की नीति अपना रही है। इस पर भी मेरी आलोचना ये है कि भारत सरकार को पहल करनी चाहिए थी। इस समय भारत से बढ़कर बढ़िया मध्यस्थ दोनों के बीच कोई नहीं हो सकता था, और ये बात मैं बराबर 15 दिन से लिख रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अब देर आए दुरुस्त आए, अब बात करना शुरू की है, तीनों से बात हुई है। मैं चाहता ये हूँ कि नरेंद्र मोदी आप पहल करें, दोनों से बात करें और मध्यस्थता की कोशिश करें कि झगड़ा खत्म हो, यूक्रेन में जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहे, ज़ेलेंस्की बने रहे, वहाँ कोई गुलाम आदमी को न बिठा दिया जाए। हस्तक्षेप करके आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत सबसे अच्छा मध्यस्थ क्यों हो सकता है? क्या ऐसा सामर्थ्य हमारे बीच में है जिसके कारण हमारी बात पुतिन भी मानेंगे, हमारी बात ज़ेलेंस्की भी मानेंगे, हमारी बात जो बाइडेन भी मानेंगे? ऐसा हमने क्या कर रखा है जिसके चलते आपको लगता है कि मध्यस्थ के लिए हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता? मैं बताता हूँ, देखिए जो मिसाइल हम खरीद रहे हैं रूस से, जी, ब्रिटेन से, हमारा अमेरिका से इतना अच्छा संबंध है कि उस मामले में हमको अपवाद मान के छूट दे रखी है, वरना अब बाइडेन ने सब पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। पुतिन के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है और चीन से हमको मुकाबला करने के लिए पुतिन से भी ठीक बना के रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के साथ हमारा क्वाड में भी संबंध है, आकुश में भी हमारा संबंध है, अमेरिका से व्यापार भी बढ़ रहा है और हमारा नेटो देशों से भी, जर्मनी और फ्रांस से भी सामरिक संबंध बहुत आगे बढ़ गया है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम रूस का विरोध करें या समर्थन करें, दोनों चीजें गलत है। हमको तटस्थ नीति रखना चाहिए, जो कि हमने बराबर, जब चेकोस्लोवाकिया पर 1968 में ब्रेजनेव ने गड़बड़ की थी, तब भी इंदिरा गांधी ने उस समय लगभग न्यूट्रल स्थिति रखी थी और नेहरू ने भी कई बार ऐसी स्थिति रखी है। नेहरू, नक्रुमा और नासिर, इन्होंने जो गुटनिरपेक्षता की नीति चलाई थी, आज उसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। अब विश्व राजनीति का नक्शा आप देखिए, यूक्रेन के बाद काफी बदला हुआ नजर आएगा। एक गुट बनेगा कम्युनिस्ट देश, पूर्व कम्युनिस्ट देशों का। चीन को भी मैं कम्युनिस्ट देश नहीं मानता हूँ, चीन में इधर कई बार गया हूँ, अब चीन भी पूंजीवादी रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन दो गुट रहेंगे और इन दोनों गुटों के बीच में भारत को किसी से भी नत्थी नहीं होना चाहिए। अभी अगर हम नत्थी होंगे रूस के साथ या अमेरिका के साथ, तो हम ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे, ये कहना है वैदिक जी का। लेकिन मैं राजकाजल साहब वापस सैन्य मसले पर आना चाहता हूं। हम पिछली बार हल्का सा स्पर्श किए थे एटमी हथियारों के संदर्भ में। हमारा सबका आकलन है एक बार फिर कि जो उन्होंने, पुतिन ने अलर्ट रहने को कहा है, ये केवल एक चेतावनी स्वरूप है, एक प्रोपेगेंडा है। देखिए ये आकलन पुतिन के संदर्भ में पहले भी सारे फैसलों के संदर्भ में रहे। नहीं पुतिन हमला नहीं करेंगे, जॉर्जिया के संदर्भ में भी था, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर पुतिन कर गुजरते हैं। वाकई ये चिंता आपको डराती नहीं है कि पुतिन जिस तरीके से आक्रामक है, जिस तरीके से चौंकाने वाले फैसले लेते हैं? सारे एक राय थे, यूक्रेन पे सीधा हमला नहीं होगा, पर हमला हुआ है, सामने दिख रहा है। क्या कहते हैं कादियान साहब? देखिए, जो आपने मोहल्ले की लड़ाई की बात की जी सुधांशु जी, वो इसको हरियाणा मेरी नेशनल स्टेट में जरा क्रूर तरीके से वो कहते, जब तो भैंसे लड़ते हैं तो झाड़ियों को नुकसान होता है जी। ये नुकसान तो यूक्रेन को हो रहा है, ये पावर प्रोजेक्शन है। अगर आप अमेरिकन विपक्ष पॉलिटिशियन की बात सुने, वो कहते हैं बाइडेन तो चाहता था कि रशिया हमला करे ताकि रशिया पर बंदिश लगाई जा सके, जो उन्होंने लगाई है। तो ये तो पावर रशिया को नीचे रखने का एक तरीका है। यूक्रेन का कोई मकसद नहीं है वेस्ट से। नुकसान यूक्रेन को होगा वो अलग बात है, वो तो युद्ध क्षेत्र है जी। लेकिन वो तो एक बीच में पकड़ा गया जी। मोहल्ले वाली बात है कि लड़े कोई और आप बीच में फंसे जाते हो जी। जहां तक भारत के पक्ष का सवाल है, मैं गर्ग जी से सहमत हूँ। अगर हमने किसी का पक्ष लेना है तो अपने आप का, कूटनीति चलती अपने हक में है। तो एक तरफ रशिया है, हमारी उनकी तरफ ऐतिहासिक कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है। जिस तरीके से बार बार उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लाने पर वीटो लगाया, और जिस तरीके से 1971 में जो हमारे साथ खड़े हुए थे, जबकि अमेरिका और यूके दोनों ने अपनी नौसेना और पनडुब्बियां भेजी थी 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में। तो अभी भी आज के दिन हमारी, अगर मैं डिफेंस की बात करूं, 49.4% हमारा डिफेंस इंपोर्ट रशिया से आता है जी। ये तीनों देश जो हैं, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका, उन तीनों के बराबर है।
तो उससे हम दूर नहीं हट सकते। पुराने इक्विपमेंट जो है जिसके इस्तेमाल की हमको आदत पड़ी हुई है, जिसकी मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, आप उससे एकदम अलग नहीं हो सकते कि उनको छोड़ा भी। अमेरिका का इक्विपमेंट, अमेरिकन तो बहुत खुश होंगे, लेकिन उसमें समय लगता है, कई साल लग जाते हैं। तो हमारा इक्विपमेंट जो लगा हुआ है, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन की लीज हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो हमको बड़ा एक डिप्लोमेटिक माइंड फील्ड था कि भारत किस तरीके से न्यूट्रलिटी अपनी जाहिर कर सकता है, वो उन्होंने करी है। मैं समझता हूँ वो एटीट्यूड तो सही था। अब ये लड़ाई की बात दोबारा करें, आज बातचीत चल रही है, लेकिन ऐसे माहौल में पहली बातचीत कभी कामयाब नहीं होती कि लड़ाई रोक देंगे। ज़ेलेंस्की ने पहले ही कहा है कि हम जा जरूर रहे, लेकिन हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो बातचीत तो होती है समझौते के लिए। अगर आप पहले शायद वो अपने देश को बताना चाह रहे हो, पर आपका ये पक्का इरादा है कि समझौता नहीं करेंगे, तो अगर आपने जाके यही बोलना कि हम तो लड़ते रहेंगे, तो जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर जाने की जरूरत क्या है। लेकिन मैं पुरी साहब आपसे इसी मसले को समझना चाहता हूं। जब पहले दिन रूस ने हमला किया तो जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को बताया कि मैंने व्लादिमीर पुतिन से बात करना चाहा, लेकिन उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया, वो मेरे साथ फोन लाइन पर नहीं आए। हमला रूस ने किया और व्लादिमीर पुतिन के हवाले से यह भी खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि कोई बातचीत नहीं, पहले सरेंडर। और अचानक खबर आई कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर जेलेंस्की का आया कि बेलारूस की जगह कहीं और बातचीत करो, और आखिरी सीमा पर बातचीत की सहमति बनी। आपसे समझना ये चाहता हूं कि आखिर रूस ने बातचीत का प्रस्ताव क्यों दिया? क्या वाकई रूस जो हासिल करना चाहता था वो हासिल हो गया, या रूस को लग रहा है कि जो हासिल करना चाहता था वो हासिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब बातचीत के रास्ते पर आ गया? कुल मिलाकर इस बातचीत की कोशिश को, शुरुआत को किस रूप में देखें हम? हिमांशु जी देखिए, आई थिंक दोनों साइड्स में जिसको कहते हैं वेट है जी। शुरू में तो पुतिन जी ने बिल्कुल सही कहा कि कोई बातचीत नहीं, सरेंडर जैसे आपने कहा जी। लेकिन देखिए ये अब 5 दिन हो गए जी, और एकदम एब्जेक्ट ना तो सरेंडर हुआ है, और इन वेरियस वेज यूक्रेनियन खुद वहां पर रेजिस्टेंस में। एक और चीज नोट करिएगा कि जो हम लोग चीजें बात करते हैं, जिस चीज के बारे में वैदिक जी ने बहुत ज्यादा बोला कि यूक्रेनियन सिविलाइजेशनली रशियंस ये लोग काफी पास में जी। अब बहुत ज्यादा वहां पर सर्वनाश वगैरह, ये तो पुतिन चाहे कितने भी ज्यादा वो अपनी छवि, अपनी पोजीशन, अपनी लेगेसी को देख रहे हैं, लेकिन उनके आसपास जितने लोग हैं वो खुद भी ये देखें कि अगर सर्वनाश हो जाए यूक्रेन का, तो इससे वो उनकी कोई खास छवि वगैरह नहीं बनती जी। अब ये रेजिस्टेंस हो रही है, ये भी वो देख रहे हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन मैं नहीं मानता कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि उसके लिए वो फुली प्रिपेयर्ड। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, प्लस उसके अलावा ये देखिएगा कि अगर उनका जो कुछ उनके जो लिमिटेड एम्स हैं, गवर्नमेंट चेंज, रिजीम चेंज हो, यहाँ पर अपना बंदे लगे वहां पर, नेटो में ना जाए वगैरह, अगर ये सब चीज हो सकती है तो इन अ सेंस आप ये जिसको कहते हैं विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको बीच में गई है, बट ये लगता नहीं है कि ये टॉक्स इतनी आसान होगी, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की और यूक्रेनियन जो है वो भी अपने आप को जिसको समझते हैं कि ये हमने रेजिस्टेंस की है, अब हम कर पाएंगे और हम रहेंगे वहां पर, इसलिए ये टॉक्स भी काफी मुश्किल हो सकती है। तो इसमें एब्जेक्ट सरेंडर तो किसी का नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेनियंस के लिए ही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो रशियंस हैं वो तो एग्रेसर्स हैं, और देखिए रशिया वहां से कितने दूर है, ये भी नोट करिएगा। जो उसमें नुकसान हो रहा है इकोनॉमिक, वो तो उन्होंने इंटरनलाइज पहले किया हुआ था, आज से नहीं 6 महीने पहले से, 2-3 साल पहले से किया हुआ। सो दोनों साइडें हैं, हर चीज है, लेकिन अगर ये वायलेंस कंटिन्यू रही तो यूक्रेन की ही तबाही होगी, इसमें तो कोई शक की बात। क्या आप मानते हैं पुरी साहब कि रूस ने बातचीत के संदर्भ में हामी जो भरी है या प्रस्ताव किया है, दुनिया में एक माहौल बन रहा था कि पुतिन की सनक ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है, तो पुतिन अपने उस छवि को बचाना चाहते हैं कि मैं कोई शांति के खिलाफ नहीं हूं, मैं समाधान के खिलाफ नहीं हूं। एक वातावरण बनाने के लिए उन्होंने ये पहल की है, या इसका कोई और मायने है? क्योंकि अभी जेलेंस्की का एक बयान भी आया है कि अगर वाकई वो गंभीर हैं तो तुरंत सीज फायर करे रूस।
क्या कहते हैं? देखिए, मैं नहीं मानता कि पुतिन जो है वो इस किस्म की चीज से या तो घबराए हुए हैं या समझते हैं कि उनकी छवि कहीं और है। वो तो समझते हैं कि उनकी छवि बहुत अच्छी हो रही है, कितने पावरफुल आदमी, रूस के पुराने नेता। बेलारूस क्यों चूज किया गया? बेलारूस क्यों चूज किया गया? देखिए, बेलारूस तो बिल्कुल एलाई है रशिया का जी। और जेलेंस्की ने पहले कोशिश की कि आप पोलैंड में आ जाओ जो नेटो मेंबर है, वो सब नाकार हुआ। तो बेलारूस इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो इन सेंस रशिया का फोर्स मल्टीप्लायर इस सारे चीज में। तो ये अभी तो पावर प्ले बहुत जबरदस्त है। अब थोड़ा सा लटकी से, और हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो वॉर गेम्स हैं जो चल रही है वहां पर लड़ाई वगैरह, ये मत समझिएगा कि क्योंकि टॉक शुरू हो गई है तो वो कम हो जाएंगी। आज भी सभी लोग कहते हैं कि आज का दिन, कल का दिन बहुत ज्यादा अहम है कि अगर रशियन फोर्सेस कीव में घुस गई और वहां कंट्रोल हो गया तो सिचुएशन काफी ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। काफी ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है, पुरी साहब का कहना है। मैं कादिर साहब 2 सवाल आपसे और करना चाहता हूं, फिर निशांत वर्मा जी के पास चलूंगा। एक बातचीत हमारी अधूरी रह गई थी कि जेलेंस्की का कहना है कि रूस मुझे मारना चाहता है। बार बार यह बात कही जा रही है कि अगर रूस का उद्देश्य जेलेंस्की को मारना है तो इतनी क्षमता तो रूस की है कि उसे 400 लड़ाके जेलेंस्की को खोजने के लिए भेजने के स्थान पे पहले दिन ही राष्ट्रपति भवन पे मिसाइल दाग देनी चाहिए थी। इतना मुश्किल मामला नहीं है रूस के लिए कि वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति का घर तलाश ना पाए। आपसे इस पर टिप्पणी चाहिए मुझे। एक दूसरा, इस आकलन के संदर्भ में कि अभी रूस ने अपनी पूरी ताकत लगाई ही नहीं है, जो उसका सामर्थ्य है, जो उसकी क्षमता है, जिस स्ट्रेटेजी के साथ वो चल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में बड़ी संख्या रूसी लोगों की है, इसलिए पुतिन किसी भी स्तर पर आम लोगों को हताहत करने का जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें अपने देश में उनके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी संख्या रूसी लोगों की वहां मौजूद है। आपका नजरिया? हिमांशु जी, पहला पॉइंट आपने बताया कि जेलेंस्की ने कहा है कि रशियन मुझे मारना चाहते हैं जी। ये प्रोपेगेंडा वार में चलता रहता है जी। ये अपने देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि देखिए मुझे मारना चाहते हैं, खतरा है, लेकिन फिर भी मैं डटा हुआ हूँ। ये उन्होंने पहले भी कहा था कि उनके टारगेट नंबर 1 मैं हूं और टारगेट नंबर 2 मेरा परिवार है जी। तो ये तो मारना चाहते हैं। उनको एक इंडिविजुअल को मारने से रशिया का अपना उद्देश्य हासिल नहीं होता जी। उन्होंने तो यूक्रेन को कैप्चर करना है जी। उसमें अगर जेलेंस्की भी खत्म होते हैं वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ उनके खत्म करने से उद्देश्य हासिल नहीं होगा जी। और सॉरी, दूसरा आपने पूछा था, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं, दूसरे संदर्भ में जो मेरा विषय था कि रशिया ने पूरी ताकत लगाई नहीं है अभी। देखिए, ये तो वेस्टर्न सोर्सेज का भी कहना है कि उन्होंने 1/3 फोर्स अभी अंदर भेजी जी। ताकत तो रशिया के पास बहुत है। मुझे कोई शक नहीं है कि अल्टीमेटली वो कीव पर हमला करके उसको कैप्चर करेंगे। हाँ, उसमें कैजुअलिटीज बहुत होंगी। पहले उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट को ही अपना निशाना बना रहे हैं जी। लेकिन जिस दिन कीव को कब्जा कर लेंगे तो ऑफिशियल तौर पर वार खत्म हो जाएगी, लेकिन वार फिर चलता रहेगा। और वही पश्चिमी देश चाहते हैं कि ये रेजिस्टेंस फोर्सेज जो है, हथियारों की कमी नहीं है, और भी भेजते रहेंगे वो। और अफगानिस्तान जैसी हालत, हालांकि हालात सेम नहीं लेकिन सिमिलर है, कि रशिया को फिर नुकसान पहुंचाया जाए, लंबे अरसे तक रेजिस्टेंस को चलाया जाए। तो ये मेरी रीडिंग है, सही है गलत? बड़ी अजीब किस्म की स्थिति में यूक्रेन आ गया है। मैं निशांत वर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, दूर से बैठे हुए लोग भी ये महसूस कर पा रहे हैं कि यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की किस सियासत का शिकार हो रहा है। फिर भी यूक्रेन के लोग इसे समझना क्यों नहीं चाहते? क्यों अभी भी नाटो के संदर्भ में या इस मसले के संदर्भ में प्रतिक्रिया वो नहीं आ रही? इसमें आपकी टिप्पणी? हिमांशु जी, 2-3 बातें रखना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। पहली चीज तो लोग खराब नहीं होते। सरकार में बैठे कुछ राजनीतिक लोग जरूर अच्छे या बुरे हो सकते हैं, जो हालातों को शायद समझते हैं या ना समझते हो, और कहीं किसी एक तरफ चले जाते हैं और शायद कभी कभी अपने ही जनता को खतरे में डाल देते हैं। तो पहली बार नहीं, कई बार शासकों द्वारा किया गया है। चाहे सद्दाम हुसैन का एग्जाम्पल ले लीजिए, कर्नल गद्दाफी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे कई लोग रहे जिन्होंने अंततः जाकर के अपने ही लोगों को परेशानी में डाला हो सकता है जेलेंस्की अब एक नया नाम जुड़े जी। लेकिन हाँ, जैसे श्रवण जी ने भी नुक्ताचीनी करी, लेकिन मैं कुछ बातें यहाँ साफ करूं
जी। सबसे पहले तो हमें ये चिंता होनी चाहिए कि जो हजारों लोग हमारे बच्चे भारत के रोमानिया बॉर्डर पे, पोलैंड बॉर्डर पे, यूक्रेन में है, जो रात को बर्फबारी में वहां खड़े हैं और हमारी सरकार कुछ उनको समय से ना ला पा रही है, ना ही हमारे वहां के दूतावास योगा शिविर के सिवाय उन लोगों का ख्याल रख पा रहे, उस पर पहली नजर होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि रूस के और चीन के बारे में सीधा सीधा ये कह देना कि नहीं, अमेरिका की सुपर पावर के सामने उनकी कोई चलती नहीं है, ठीक है, ये एक तर्क हो सकता है, लेकिन मैं उस यूक्रेन की सरकार का साथ नहीं दे सकता निशांत वर्मा, जो कश्मीर के मुद्दे पे यूएनओ में भारत के खिलाफ हो। मैं उस यूक्रेन का साथ नहीं दे सकता जो मेरे परमाणु परीक्षण के मुद्दे पे यूएनओ में भारत के खिलाफ हो। मैं उस यूक्रेन का साथ नहीं दे सकता जो मेरी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सदस्यता के खिलाफ हमारे लिए वोट करता हूँ। मैं उस यूक्रेन के खिलाफ नहीं हो सकता जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता हो, अलकायदा का समर्थक हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। साथ में मैं रूस के साथ बंधा हुआ हूँ, ना केवल नॉन अलाइंड मूवमेंट के समय से। मेरे 60% से ज्यादा भारत के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेज है, जो फौज है, जो हथियार इस्तेमाल करती है वो रूसी है। मेरे 90% टैंक जो आर्मी इस्तेमाल करती है, T-72 इत्यादि, वो रूसी है। मैं रूस के साथ झगड़ना तो तब चाहूंगा जब मैं चीन के साथ 50% अपनी जीडीपी का व्यापार ना करता हूं। मैं अमेरिका से तब दोस्ती करना चाहूंगा जब अमेरिका दूसरे देशों को, चाहे अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, इराक हो, ईरान हो, इनको धोखा दे करके अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा ना करता हूं। मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि शांति बनी रहे हर जगह। लेकिन हिमांशु जी, अगर ज़ेलेंस्की जैसे राष्ट्रपति अगर किसी एक सत्ता के हाथ में जाकर के अपने लोगों को खतरे में डालेंगे, अपना झूठा प्रोपेगेंडा 2021 की फोटो चलवा करके ये कहेंगे कि मैं सेना के साथ, फौज के साथ जाके लड़ाई कर रहा हूं, खुद कीव से भाग करके लवीव पहुंच जाएंगे, तो ऐसे देश के लोगों के साथ मेरी सांत्वना है। मैं प्यार करता हूं उन लोगों को, लेकिन मैं ऐसी सरकार चाहे किसी की भी हो उसका साथ में। तो ज़ेलेंस्की के कुल तौर तरीकों से निशांत वर्मा को घोर आपत्ति है। मैं आखिरी दौर की बातचीत में हूं, एक बार वैदिक जी के पास जाना चाहता हूं। वैदिक जी जो लगातार भारत की मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, पर भारत की विफलता के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? देश में बैठे हुए लोगों को लगता है कि समय रहते आकलन करने में चूकी भारत सरकार। 20,000 बच्चे पढ़ते हैं हमारे, समय रहते उनको चेताना था कि वो देश छोड़ दें। हम गोलमोल करते रहे। हम अपने कार्यक्रमों में भी इसको लेकर चिंता व्यक्त किए थे। दुनिया के तमाम देश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने अपने नागरिकों को स्पष्ट राय जाहिर की थी, देश छोड़ दें। हम कह रहे थे जरूरी ना हो तो देश छोड़ दें। आप पढ़ने के लिए गए, इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? क्या कहते हैं वैदिक जी, आकलन करने में चूके हम, या कुछ और राय है आपकी? 100% आपसे सहमत हूं। मैं पिछले 15 दिन से ये लिख रहा हूं कि भारत सरकार को सतर्क होना चाहिए था। 20,000 विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं, उनके पैसों से जबरदस्त अर्थव्यवस्था यूक्रेन की चलती है। न तो यूक्रेनियों ने परवाह की, न भारत सरकार ने, क्योंकि प्रधानमंत्री और हमारी सारी सरकार के मंत्री लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश और अन्य प्रांतों के चुनावों में। और विदेश मंत्री, आश्चर्य की बात है कि यूरोप में बैठे हुए हैं और वो हमारे राजदूतों से बात कर रहे हैं, उनके सम्मेलन कर रहे हैं, और छात्रों को हमने मरने के लिए छोड़ दिया है। मुझे हमारे इंदौर में, आजकल से यहाँ हूँ, हमारे छात्र जो इंदौर में हैं वो लगातार इस कदर परेशानी में है, मुझे फोन कर रहे हैं कि आप विदेश मंत्रालय को क्यों नहीं फोन करते, आप नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं फोन करते हैं और हमको वहां लाने का इंतजाम करें, भारत लाने का इंतजाम करें। भारत के लोग बहुत परेशान हैं और मैं तो यहाँ मध्य प्रदेश में जगह जगह से लोग मुझे फोन कर रहे हैं, लेकिन हम किसको कहें? जिन लोगों के नाम दिए हैं वो पट्टे फोन ही नहीं उठाते हैं, और बच्चे हैं, लड़कियां हैं, इस कदर परेशान हो रहे हैं। मतलब भारत सरकार के लिए कोई बहुत प्रतिष्ठा की बात नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब सुना मंत्री लोगों को वहां भेजा जा रहा है, वो प्लेन्स भेज रहे हैं। अरे भाई, अगर कमर्शियल प्लेन उपलब्ध नहीं है तो एयरफोर्स क्या दूध दे रही है? एयरफोर्स का क्या करेंगे हम? हमारे 100 प्लेन एक साथ क्यों नहीं भेज देते हैं? 200 प्लेन एक साथ क्यों नहीं भेज देते? सैकड़ों प्लेन हमारे पास हैं, भर भर के लड़कों को ले आए। और वो तो हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि उनको कुर्सियां भी नहीं चाहिए, वो बेचारे जमीन पे जो प्लेन के बीच में रास्ता होता है उस रास्ते में बैठ के आ जाएंगे वो लोग।
खड़े खड़े आ जाएंगे वो। तो वैदिक जी को ना इत्तेफाकी है कि जिस प्रकार के कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए, लेकिन मैं आखिरी बातचीत इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रवण जी के पास करने के लिए आना चाहता हूँ। श्रवण जी बहुत नाराज थे पिछली बार, जो हमारे बाकी पैनलिस्ट की राय थी उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, बोले रूस के संदर्भ में बड़ा सद्भाव है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ श्रवण जी कि वाकई अगर यूक्रेनियन के संदर्भ में पश्चिमी देशों की सद्भावना है, अमेरिका वाकई शांति के संदर्भ में आग्रह रखता है, तो ये फैसला में से कोई एक फैसला क्यों नहीं लेता कि यूक्रेन नाटो का आज से मेंबर है या यूक्रेन कभी भी नाटो का मेंबर नहीं होगा? इस खामोशी पर भी श्रवण जी मुखरता के साथ कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए साहब, मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ। ये एक तो मैं अकेला पड़ गया हूँ, ये बाकी जितने लोग हैं ये बहुत ही महान राष्ट्रवादी हैं पैनल पे, और पिछली बार भी मैं अकेला पड़ गया था। दिक्कत क्या है हिमांशु जी कि ये मामला नाटो का नहीं है जी। नाटो में तो वो शामिल हो ही नहीं सकता, कई कारण है उसके नाटो में शामिल नहीं होने के। ये पुतिन की महत्वाकांक्षाओं का मामला है कि वो काफी समय से लगा हुआ है जी इस पर कब्जा करने के लिए, और वो देख रहा है कि यूक्रेन में पश्चिमी प्रभाव काफी बढ़ रहा है, और वहां जो जनमत संग्रह हुए उसमें अधिकांश लोग पश्चिम के साथ जाना चाहते हैं। बताया गया है कि बेलारूस में बात हो रही है। किसी भी पैनलिस्ट ने ये नहीं कहा कि बेलारूस में जो आदमी है, जो वहां का शासक है, कितना बड़ा तानाशाह है। कोई ये नहीं कहना चाहता कि पुतिन कितने बड़े तानाशाह हैं, बेलारूस में कितने बड़े तानाशाह हैं, यूक्रेन में किस तानाशाह को बिठाना चाहते हैं पुतिन। यह मामला पूरा का पूरा हिमांशु जी प्रजातंत्र और तानाशाही के बीच में समर्थन करने का है जी। और एक जैसे लोग, जो बार बार कहा जा रहा है कि पश्चिमी पूर्वी यूक्रेन और रूस के लोग एक जैसे हैं, मूल में तो जेलेंस्की भी रूसी हैं जी। तो भारत और पाक के लोग भी एक जैसे ही हैं, और भारत और पाक के लोगों के चेहरे भी एक जैसे हैं, और बांग्लादेश के लोगों के चेहरे भी एक जैसे हैं। तो यह मामला चेहरों के एक जैसे होने का नहीं है। पाकिस्तान के प्रति जिस तरह का राष्ट्रवाद हमारे यहाँ गुर्राया जाता है, तो हम उसकी तो बात नहीं करते हैं कि हालांकि वहां लोग एक जैसे हैं, और हम पाकिस्तान को तबाह करने की, खत्म करने की बात करते हैं। और यूक्रेन में जो रूसी राष्ट्रपति कर रहे हैं उसका हम बचाव करना चाहते हैं जी। तो दिक्कत ये भारत पूरे मामले में जो होने वाला है, जो मुझे लगता है हिमांशु जी, विश्व गुरु जो हैं बहुत ही सोए हुए पाए गए बच्चों को लाने के मामले में। यूपी में आग उगल रहे थे विश्व गुरु, जब बच्चे वहां परेशान हो रहे थे, बंकरों में सिर छुपा रहे थे। तो ये भारत का इस पूरे मामले में बहुत नुकसान होने वाला है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की और नीति की बात वैदिक जी ने कही, वैदिक जी बताएंगे, किसी अगली चर्चा में बुलाइए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को समाप्त किसने किया सत्ता में आने के बाद। पहले उनके सत्ता में आने के बाद जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो संगठन का जो सम्मेलन हुआ, उसमें हामिद करजाई को भेजा गया, वेंकैया नायडू गए, पर उसमें प्रधानमंत्री कभी नहीं गए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को तो खत्म भारत ने किया है, जो कि उसके प्रमोटर्स में था। मार्शल टीटो के साथ प्रमोटर्स में था, नासिर के साथ प्रमोटर्स में था, सादात के साथ प्रमोटर्स में था। तो जब हम संकट में फंसते हैं और हमको लगता है कि अब किसी भी पक्ष का साथ देने से हम लोगों की फजीयत होने वाली है, तो हम गुट निरपेक्ष हो जाते हैं। तो ये दिक्कत है यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा, गलत कहा या सही कहा, इस बात का फैसला तो यूक्रेन के लोग करेंगे। देश दुनिया के लोग कर रहे हैं, और रूस में जिस तरह का विरोध हो रहा है यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन पर हमले के खिलाफ, वो गवाह है कि दुनिया के देश
एक महाशक्ति को एक छोटे से देश पर इतनी बड़ी ताकत के साथ 1,30,000 1,60,000 सैनिकों के साथ चारों तरफ से घेर कर समाप्त करने के लिए जो हमला किया है, वो उसको लेकर जो दुनिया में चल रहा है और दुनिया में जो भर्त्सना हो रही है, तो उनको कोई भारत की पड़ी नहीं है। जो हमारे यहाँ जिस तरह से वकालत की जा रही है सरकार के रवैये की और राष्ट्रीय हितों की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि 49% हम कहां से खरीदते हैं शस्त्र और 39% कहां से खरीदते हैं। हम तो शस्त्र यूक्रेन से भी खरीदते हैं। टोटल हमारा जो 51% है उसमें अमेरिका भी है, पश्चिमी यूरोप भी है और यूक्रेन भी है। तो ऐसे समय में राष्ट्रीय हित आ गए। अब हमको केवल ईश्वर से प्रार्थना ये करना चाहिए कि हमारे पैनलिस्ट और हमारी भारत सरकार पुतिन से ये रिक्वेस्ट करें कि अब चीन चूंकि साथ में आ गया है, तो हमारा जो इलाका चीन ने हड़पा है उत्तरी लद्दाख में और अरुणाचल में आदि में, तो पुतिन के प्रभाव का इस्तेमाल करके हम उसको खाली करवा लें। श्रवण जी ने एक बड़े ही रोचक मोड़ पर इस बातचीत को ला दिया, जिसमें अगर हम इतने ही पुतिन के हितैषी हो रहे हैं और पुतिन के सद्भाव के प्रति इतनी उम्मीदें बांधे हुए हैं, तो श्रवण जी उम्मीद जता रहे हैं कि हमारा आग्रह होना चाहिए कि हमारी जो जमीन चीन के कब्जे में है, वो अब चीन से उनके संबंध ठीक हो गए तो हमारी जमीन हमें वापस कर दे। लेकिन महत्वपूर्ण भारत का अभी चीन से जमीन का लेना नहीं, बल्कि यूक्रेन में जो बड़े स्तर पर जान माल की तबाही हो रही है उसका रुकना है। जंग किसी मसले का समाधान नहीं होता, इस संदर्भ में सभी एक राय है, पर फिर भी लोग अपने अपने तरीकों से जंग की पैरवी भी कर देते हैं। पर उम्मीद करते हैं जो बातचीत का सिलसिला आज शुरू हुआ है वो किसी समाधान तक पहुंचे और ये जंग हर हाल रुके। एक बात तय है, चाहे जितनी भी ना इत्तेफाकी रखें, पर नाटो या पश्चिम देशों ने जिस तरीके से यूक्रेन को असहाय अवस्था में छोड़ा है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कुछ लाख डॉलर की सहायता और कुछ हथियारों को उपलब्ध कराने की घोषणा एक राष्ट्र को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती, जिस खतरे में आपने खुद उसको डाला है। क्या आने वाला इतिहास इस कार्य के लिए इन देशों को माफ करेगा? पुतिन खलनायक होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है, पर इन देशों की भूमिका सवालों के घेरे में रहेगी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो बात हमने कार्यक्रम के समापन में कही वही शायर ने भी कही। उन्होंने कहा कि है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, लहू की कैद से बाहर कोई बुलाता है। आशुक्ता चंगेजी ने जो ये लिखा था, यूक्रेन रूस के युद्ध के संदर्भ में मुफीद बैठता है। जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो, ये जंग थमनी ही चाहिए। पर ये दिन हमें देखने को कब मिलेगा, इसका इंतजार है। अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।